इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन ना ही देखा जाए तो बेहतर होता है। टेल डायरी के पन्ने से आपके लिए एक और दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आपके पास भी कोई डरावनी या भूत प्रेतों की कहानियां हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के द्वारा हमें भेजें। और अगर हर हफ्ते आपको नई डरावनी कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अब बिना समय गवाए आइए आज की कहानी शुरू करें। हर रात ठीक 3:03 पर, बाहर चाहे मौसम कैसा भी हो, मेरे घर के सामने से कोई धीरे धीरे सीटी मारते हुए निकलता है। अगर उस समय आप किचन में या ड्राइंग रूम में हो तो आपको वो आवाज़ साफ साफ सुनाई देगी। हमारा घर गली के एकदम बीच में है। वो सीटी की आवाज़ गली की शुरुआत से थोड़ी थोड़ी सुनाई देती हुई हमारे घर की तरफ आती है, तेज़ होती है और फिर धीरे धीरे गली के आखिर में पहुंचते हुए गायब हो जाती है। बचपन में मैं और मेरी बहन रात में चुपचाप किचन में जाके उस सीटी की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते थे। मम्मी पापा को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी और अगर हम पकड़े जाते तो हर बार हमें डांट पिटती थी। लेकिन कभी भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होते थे, क्योंकि हम वो एक सबसे ज़रूरी नियम भूल के भी नहीं तोड़ते थे, जो यही था कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर के बाहर जो कोई भी सीटी मार रहा है उसको देखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। मेरे घर का आस पड़ोस थोड़ी अजीब सी जगह है। मैं और मेरा परिवार यहाँ तब से रह रहे हैं जब से मैं 6 साल का था। हमारी गली में ज़्यादा बड़े घर तो नहीं हैं, लेकिन सभी घर बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। हर घर के सामने एक छोटा सा बगीचा है जहाँ पर बच्चे खेलते भी हैं और बड़े बूढ़े थोड़े बहुत फूल पौधे भी उगाते हैं। हमारी गली में मेरे उम्र के भी काफ़ी बच्चे हैं और हम सभी एक साथ खेलते कूदते हुए बड़े हो रहे हैं। कुछ 2 महीने पहले मैंने अपना 13वें साल का जन्मदिन भी मनाया था और अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं समझ सकता हूँ कि ये एक काफ़ी सुरक्षित और अच्छी जगह है। यहाँ सभी कुछ बहुत अच्छा है, लोगों से लेकर घरों तक। यहाँ सब कुछ काफ़ी बढ़िया है, सिवाय 2 चीज़ों के। हर रात ठीक 3:03 पर किसी का सीटी बजाना और इस गली में रहने वाले लोगों की बहुत ही अच्छी किस्मत होना। सीटी की आवाज़ से मुझे कभी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मुझे मेरे कमरे से उस सीटी की आवाज़ कभी भी सुनाई नहीं देती थी। मैं मम्मी पापा से जब भी उस बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो मेरी बात को टाल देते हैं। और इतनी बार ये होने के बाद मैं समझ चुका हूँ कि उनको इस बारे में बात ही नहीं करनी। इसीलिए अब मैं भी उनसे इस बारे में कुछ नहीं पूछता। मेरे पापा 6 फुट लंबे, काफ़ी ताकतवर और शांत स्वभाव के हैं और मैंने कभी भी उनको डरा हुआ नहीं देखा। लेकिन रात में हमें जब भी सीटी की आवाज़ सुनाई देती है तब उनके चेहरे पर घबराहट मुझे साफ साफ दिखाई देती है। उस सीटी की आवाज़ के आते ही उनके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगता है और आवाज़ में हल्की सी घबराहट के साथ वो हर बार हमें एक ही चीज़ याद दिलाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर के बाहर जो कोई भी सीटी मार रहा है उसको देखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। ऐसा क्यों पूछने पर
कभी भी मुझे सीधा जवाब तो नहीं मिला, पर पापा के चेहरे पर डर देखकर हमने कभी भी बाहर देखने की सोची भी नहीं। वैसे हम चाहते भी तो भी हम बाहर नहीं देख सकते। रात में घर के दरवाजे पर अंदर से ताला लगा दिया जाता है। खिड़कियों पर एक भारी पर्दा लगाकर उस पर भी नीचे ज़मीन पर से जुड़ा एक ताला लगा दिया जाता है, और इन दोनों तालों की चाबियां पापा अपने कमरे में रखते थे। मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मी इस बारे में क्या सोचती है। ज़्यादातर रात के 3 बजने से काफ़ी पहले ही वो सो जाती हैं, लेकिन कई बार मैंने उन्हें रात के अंधेरे में हमारे बड़े से लाल रंग के सोफे पर अकेले बैठकर उस आवाज़ को सुनते हुए देखा है। याद है, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ 2 अजीब चीज़ें हैं। एक तो यही सीटी की आवाज़, और दूसरी इस गली में रहने वाले सभी लोगों की काफ़ी अच्छी किस्मत। हमारे गली में सभी की किस्मत बहुत ही अच्छी है। इस चीज़ को मैं समझा नहीं सकता, पर यह भी उन्हीं चीज़ों में से एक है जिसके बारे में पापा मुझसे बात नहीं करते। इस गली के सभी लोगों के साथ छोटी छोटी लेकिन अच्छी चीज़ें होती रहती हैं। कभी कोई लॉटरी जीत जाता है तो कभी किसी का प्रमोशन हो जाता है, और एक बार तो किसी को अपने बगीचे में खोदने पर 50 लाख रुपए से भरा एक बैग भी मिला था। मेरी माँ इस जगह को हजारों नन्ही खुशियाँ कहकर बुलाती है, लेकिन हमारे यहाँ रहने का कारण ये सब चीज़ें नहीं है। हमारे यहाँ शिफ्ट होने का असली कारण मेरी छोटी बहन नंदनी थी। पैदा होने पर वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसके फेफड़ों में कुछ दिक्कत थी। हम उसको हॉस्पिटल से घर भी नहीं ला सकते थे, और महीनों तक वो हॉस्पिटल में ही एडमिट रही। वो बाकी सभी बच्चों के मुकाबले में काफ़ी छोटी सी थी। वो सांस भी खुद नहीं ले पाती थी, और एक मशीन की मदद से उसे सांस लेनी पड़ती थी। हम इस घर में इसीलिए शिफ्ट हुए थे क्योंकि ये घर हॉस्पिटल के पास था, लेकिन ना जाने किस चमत्कार से जैसे ही हम इस घर में शिफ्ट हुए उसकी तबीयत ठीक होने लग गई। 1-2 दिन पहले तक जो डॉक्टर कह रहे थे कि उसका बचना मुश्किल है, वो सभी इस बात से काफ़ी चौंक गए थे। उनमें से भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे रहा है। ये इस गली में रहने की उन हजारों नन्ही खुशियों में से हमारी पहली खुशी थी, तो इसीलिए हमने यहीं रहने का फैसला कर लिया। ये जानने के बाद भी कि इन सभी नन्ही खुशियों के मिलने के बावजूद कभी कभार कुछ लोगों के साथ बहुत ही बुरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन सिर्फ तभी अगर वो ये देखने की कोशिश करें कि सीटी कौन मार रहा है। हमारी गली में जब भी कोई नया परिवार आता है तो गली के कुछ लोग आके उनका स्वागत करते हैं। उसी तरह कुछ लोग हमसे मिलने और हमारा गली में स्वागत करने के लिए भी आए थे। वो सभी काफ़ी मजाकिया और काफ़ी जल्दी घुल मिल जाने वाले लोग थे। एक अंकल तो मेरे लिए बड़ी वाली डेयरी मिल्क भी लाए थे। शुरुआत में तो ये सभी चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन कुछ 15-20 मिनट बाद उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे मम्मी पापा से अकेले में कुछ ज़रूरी बात करनी है, और इसीलिए मम्मी ने मुझे मेरे कमरे में जाने के लिए कह दिया। मैं अपने कमरे में चला तो गया, लेकिन मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा पूरा बंद नहीं किया। दरवाजे के पास ही खड़े होकर मैंने बाहर की बातों को सुनने की कोशिश करी। मैंने सुना कि देखो, वैसे तो हमारी गली काफ़ी अच्छी है। ये गली यहाँ रहने वाले लोगों की किस्मत बदल देती है, लेकिन हर रात ठीक 3:03 पर यहाँ किसी की सीटी मारने की आवाज़ आना शुरू होती है।
ये सीटी की आवाज़ 3:07 तक चलती है और फिर बंद हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके परिवार में से कोई भी ये देखने की कोशिश ना करे कि वो सीटी कौन बजा रहा है। ये आवाज़ आपको बिल्कुल भी परेशान या नुकसान नहीं करेगी जब तक आप ये देखने की कोशिश नहीं करते कि ये सीटी कौन बजा रहा है। जिन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी और सीटी कौन मार रहा है ये देखने की कोशिश करी है, उनके साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। मानो उनकी किस्मत पर काले बादल से छा जाते हैं। कभी किसी की एक्सीडेंट में मौत हो गई तो कभी किसी के घर में आग लगने से, और जो लोग जिंदा बच भी जाते हैं उनके अंदर से जिंदगी खत्म सी हो जाती है, मानो उनकी रूह उनसे छिन जाती है। मेरी मम्मी को यह सब मजाक लग रहा था। उन्होंने उनसे पूछा भी कि ये कैसा अजीब सा मजाक किया जा रहा है। देखते ही देखते मेरी मम्मी काफ़ी गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि गली के बाकी लोग उन्हें जानबूझकर डरा रहे हैं ताकि हम ये घर छोड़कर भाग जाएं। और वो चिल्लाकर सबको घर से बाहर निकालने ही वाली थी जब पापा ने उनको शांत करवाया और बताया कि इन सभी लोगों की आंखों में सच्चाई है। मेरे पापा ने बताया कि बचपन में उनकी मम्मी ने भी उन्हें ऐसी चीज़ों की कहानियाँ सुनाई हुई हैं और वो जानते थे कि इस दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम समझ नहीं सकते, लेकिन वो हमारे बीच ही रहती हैं। उन्होंने हमारे पड़ोसियों को शुक्रिया कहते हुए विदा किया। सबके जाने के बाद पापा जल्द ही बाज़ार से ताले खरीद कर ले आए और डिनर करने के बाद उन्होंने पर्दे, खिड़कियों और दरवाज़ों पर ताले लगा दिए। ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे नींद तो आनी ही नहीं थी और मैं 3 बजे तक जागा हुआ था। मैं धीरे से अपने कमरे से निकला, लेकिन ड्राइंग रूम में मेरे सामने ही सोफे पर पापा बैठे हुए थे। उन्होंने मुंह पर उंगली रखते हुए मुझे चुप रहने का इशारा किया और सोफे पे हल्के से हाथ मारकर मुझे अपने पास आकर बैठने के लिए कहा। मैं उनके साथ जाकर बैठा और उस खामोशी में ही हम दोनों ने इंतज़ार किया जब ठीक 3:03 पर हम दोनों ने ये आवाज़ सुनी। जैसा कि पड़ोसियों ने बताया था, यह आवाज़ आई और ठीक 3:07 पर ख़त्म हो गई। ये सीटी की आवाज़ हर रोज़ आती है, लेकिन हम कभी भी बाहर नहीं देखते और अपनी हज़ारों नन्ही खुशियों से खुश रहते हैं। नंदनी की तबीयत भी अब दिन भर दिन बेहतर होए जा रही थी। यहाँ ज़्यादा नए लोग रहने नहीं आते, क्योंकि कोई भी यहाँ से घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। लेकिन जब कभी भी नए लोग आते हैं, पापा भी पड़ोसियों के साथ उनसे मिलने और उन्हें इस गली का एक सबसे ज़रूरी नियम बताने जाते हैं। उनके घर वापस आने पर उनके चेहरे से हमेशा साफ पता चल जाता है कि नए लोगों ने उनकी बातों पर गौर किया है या जल्द ही हमें नए पड़ोसी मिलने वाले हैं। कुछ दिनों पहले हमारे साथ वाले घर में ही एक नया परिवार रहने आया है। उनसे पहले जो वहाँ रहता था, उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और माना जाता है कि उन्होंने एक रात पहले ही सीटी की आवाज़ आते समय अपनी खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करी थी। मेरे पापा कुछ और पड़ोसियों के साथ इस नए परिवार का स्वागत करने के लिए उनके घर गए थे। उन्होंने बिना कुछ बोले ही पापा की बात मान ली थी। पापा ने उन्हें भी यही सलाह दी कि उनको भी खिड़कियों और दरवाज़ों पर ताला लगा लेना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार में भी मेरी ही उम्र का एक बच्चा है।
पड़ोस में जो नया बच्चा आया था उसका नाम हरमीत है। वो भी अब शाम में हमारे साथ खेलने लग गया था और मेरी और उसकी भी ठीक ठाक सी दोस्ती हो ही गई थी। उनके यहाँ शिफ्ट होने के कुछ 1 महीने बाद हरमीत के पापा मम्मी को किसी काम से शहर से बाहर जाना था और इसी वजह से हरमीत हमारे घर रात बिता रहा था। डिनर के बाद नंदनी और हरमीत मेरे कमरे में टीवी देख रहे थे जब हरमीत ने एकदम से टीवी म्यूट कर दिया और बोला, क्या तुम्हें पता है कि रात में सीटी कौन मारता है? मैंने अपनी बहन की तरफ देखा और मैंने बोला, हम इस बारे में बात नहीं करते। हरमीत बोला, मुझे लगता है कि गली के शुरुआत में जो एक अजीब सा आदमी रहता है ना, ज़रूर वही सीटी बजाता होगा। जिस पर नंदनी ने कहा कि नहीं, वो तो काफ़ी अच्छे हैं, वो तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते। हरमीत ने सिर हाँ के इशारे में हिलाते हुए कहा, फिर तो पक्का ये कोई पागल खूनी ही होगा। उसके ये बोलने पर मैंने उसे वापसी बोला, हम इस बारे में बात नहीं करते। इसके बाद हम कुछ घंटों तक मेरे PS4 पर गेम्स खेलते रहे और फिर हमने एक मूवी भी देखी। मम्मी पापा अब सोने जाने लगे थे। सोने से पहले उन्होंने दरवाजे और खिड़की पर ताला लगा दिया था और हमें गुड नाइट बोलकर अब वो सोने चले गए। पापा के रूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आते ही हरमीत मेरे और नंदनी के पास आया और बोला, क्या तुमने सच में कभी भी खिड़की के बाहर देखने की कोशिश नहीं करी? सीटी की आवाज़ कुछ ही देर में दोबारा आने वाली है। उसके ये बोलने पर मैंने घड़ी की तरफ देखा और 3 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही बाकी थे। मैं दोबारा उसको बोल ही रहा था कि हम इस बारे पर मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही उसने बोलना शुरू कर दिया कि मैं तो देखने की कोशिश भी नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पापा ने तो दरवाजे और खिड़की पर ताले लगाकर चाबी छुपा दी है। नंदनी ने बोला, हाँ, हमारे घर पर भी यही होता है। जिस पर तुरंत ही हरमीत ने जवाब दिया कि नहीं, तुम्हारे पापा दरवाजे और खिड़की को बंद तो करते हैं लेकिन वो चाबी छुपाते नहीं, बल्कि बाकी चाबियों के साथ ही लटका देते हैं। मैं और नंदनी एक दूसरे को चिंता की निगाहों से देख रहे थे जब हरमीत ने कहा, जब अंकल लॉक लगा रहे थे मैं वॉशरूम गया था। उनके चाबी लटकाने के बाद मैंने चुपचाप चाबी वहाँ से उठा ली। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैंने बोला, क्यों मजाक कर रहा है हरमीत? जिस पर उसने बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा, तुझे अगर विश्वास नहीं है तो अंकल के रूम में जाके देख ले कि वहाँ चाबी लटकी है या नहीं। मैंने उन दोनों को वहीं रुकने के लिए कहा और मैं दबे पांव अपने मम्मी पापा के कमरे में घुस गया। मैं चाबी लटकने वाली जगह की तरफ जा ही रहा था जब मुझे धीमी धीमी सीटी की आवाज़ आने लग गई। सीटी की आवाज़ मेरे कमरे में तो नहीं आती थी, लेकिन मम्मी पापा के कमरे में वो आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मम्मी पापा इतने सालों से हर रोज़ ये आवाज़ सुनते आ रहे हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और ना ही उन्होंने कभी मुझे इस बारे में बताया था। मम्मी पापा के उस आवाज़ से उठ जाने के साथ ही और मेरे उनके कमरे में पकड़े जाने के डर से ही मैं चुपचाप उनके कमरे से निकल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि नंदनी और हरमीत खिड़की के पास खड़े थे और हरमीत के हाथ में सच में खिड़की की ताले की चाबी थी। हरमीत ने मुझे देखकर एक बहुत ही गंदी सी मुस्कान दी और चाबी को अपने हाथ में घुमाने लग गया।
नंदिनी भी उसी के साथ में खड़ी थी। वो घबराई हुई थी, लेकिन शायद वो भी जानना चाहती थी कि रात में सीटी आखिर बजाता कौन है। सीटी की आवाज़ अब हमारे घर के एकदम सामने थी। हरमीत बिना कुछ बोले ही खिड़की का ताला खोलने लग गया। मैं अपने मम्मी पापा के कमरे के बाहर खड़ा था और इतना देखते ही मैंने ज़ोर से नंदिनी चिल्लाया और नंदिनी की तरफ भागा। खिड़की के खुलने के लगभग 1 सेकंड पहले ही मैंने नंदिनी का चेहरा पकड़कर उसको दूसरी तरफ घुमा दिया और खुद अपनी आंखें बंद कर ली। मैं नंदिनी को अपनी बाहों में कांपता और रोता हुआ महसूस कर पा रहा था। हर रात ये सीटी की आवाज़ गली के आखिर तक जाती थी, लेकिन आज खिड़की के खुलते ही सीटी की आवाज़ आना बंद हो गई। अपनी आंखें बिना खोले ही मैं पीछे की तरफ घूमा और मैंने नंदिनी को बोला कि पीछे मत घूमना। हरमीत, मैंने आंखें खोले बिना ही आवाज़ लगाई, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने पीछे पलटे बिना ही अपना एक हाथ खिड़की की तरफ बढ़ाया ताकि मैं पर्दे बंद कर सकूं। मेरी उंगलियों ने जैसे ही खिड़की को छुआ, मुझे महसूस हुआ कि ये खिड़की बर्फ जितनी ठंडी पड़ चुकी थी। मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर पर्दे वापस लगा दिए। अब मैंने धीरे से आंखें खोली और हरमीत की तरफ मुड़ा। हरमीत अभी भी खिड़की की तरफ अब पर्दों को घूर रहा था। हरमीत, मैंने दोबारा उसको आवाज़ दी, जिस पर वो एक झटके से मेरी तरफ मुड़ा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया। उसके चिल्लाने के साथ ही ड्राइंग रूम की लाइट्स खुद से ही खुल बंद होने लग गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और चिल्लाते चिल्लाते ही वो ज़मीन पर गिर गया। डर के मारे उसने अपनी पैंट में ही सुसु कर दिया और गिरने के बाद भी उसका शरीर कांपे जा रहा था। तभी मेरे पीछे से मुझे पापा की आवाज़ आई, जिन्होंने घबराते हुए पूछा, यहाँ क्या हुआ? मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे पापा के चेहरे पर इतना ज़्यादा डर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में मुझसे पूछा कि खिड़की के बाहर किस किसने देखा? उनकी आवाज़ में उनका डर साफ सुनाई दे रहा था। मैंने जवाब दिया, सिर्फ हरमीत, जिस पर मानो मेरे पापा ने हल्की सी राहत की सांस भरी थी कि तभी घर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से किसी की खटखटाने की आवाज़ आने लगी। मेरी मम्मी ने चिल्लाते हुए बोला कि कोई भी दरवाज़ा मत खोलना। खटखटाने की आवाज़ और तेज़ हो रही थी। हरमीत ने ज़मीन पर ही गिरे हुए रोते हुए बोला कि प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना, प्लीज़ प्लीज़। मेरे पापा हरमीत के पास गए, उसको ज़मीन पर ही बिठाया और उसको थोड़ी सी हिम्मत देते हुए बोले कि हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। पापा के ये बोलते ही दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ और तेज़ हो गई। हम सभी को अब दरवाज़ा हिलता हुआ दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये दरवाज़ा कभी भी टूट जाएगा, जब अचानक ही घर के पीछे वाले दरवाजे से भी खटखटाने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। एक एक करके घर की सारी खिड़कियों और फिर आखिरी में हमारे सामने वाली खिड़की से भी कोई खटखटाने की आवाज़ आने लग गई थी। हरमीत रोते हुए फिर से चिल्लाया, प्लीज़ इसे बंद करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा मैंने क्या देखा, प्लीज़ हमें छोड़ दो। लेकिन वो आवाज़ अभी भी बंद नहीं हुई। पूरी रात दरवाज़ों और खिड़कियों की आवाज़ चलती रही। मम्मी पापा भी पूरी रात हम तीनों के साथ हमारे कमरे में हाथों में बैट पकड़कर बैठे रहे। ये सब कुछ सुबह के 6 बजे जाके बंद हुआ, लेकिन फिर भी हमने 9 बजे तक अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं करी। हरमीत दोपहर में अपने घर चला गया और उस दिन के बाद
मेरी हरमीत से कभी भी बात नहीं हुई। उसी रात हरमीत के मम्मी पापा की एक आग में जल के मौत हो गई और हरमीत अनाथ हो गया। हरमीत को उसके कुछ रिश्तेदार अपने साथ ले गए, लेकिन उसके जाने से पहले मैंने एक बार उसको देखा ज़रूर था। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से खुशी छीन सी गई थी और उसकी ज़िंदगी बिना मरे ही ख़त्म हो गई थी। हरमीत एक जिंदा लाश के जैसा बन चुका था। हम आज भी उसी घर में रहते हैं। हमें आज भी हर रात वो सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ रहने की हज़ारों नन्ही खुशियाँ और मेरी बहन की सेहत, ये सब इतना अच्छा है कि हम ये सब छोड़ के जाना नहीं चाहते। पर अब हम बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं। हम दोस्तों को रात बिताने के लिए घर नहीं बुलाते और पापा भी ताले की चाबियों को बहुत बहुत अच्छे से छुपा कर रखते हैं। मैं तो उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता। कुछ चीज़ों को ना ही देखा जाए तो बेहतर होता है। उम्मीद है आपको डर डायरी की आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में बताएं और अपने किसी दोस्त को भी सुनाएं। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए अलविदा और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।